गेट से स्टडी कंप्यूटर नेटवर्क का 16th पार्ट है ये। इससे पहले 15th एक बार देख लेना, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन, उसके बाद हम हैमिंग कोड देखेंगे, सिलेक्टिव रिपीट एआरक्यू आज के ही लेक्चर में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि हमें बहुत सारी डिटेल दे रखी है। स्टॉप एंड वेट एआरक्यू है, फ्रेम का साइज दे रखा है 1000 बाइट, बाइट का खास ध्यान रखना, और बैंडविड्थ दे रखी है 80 kbps। ठीक है, और 100 बाइट हमें एक्नॉलेजमेंट का भी साइज दे रखा है, इसका मतलब वो भी कंसीडर करना है। एंड द ट्रांसमिशन रेट इज रिसीव्ड एट 8 kbps। ठीक है, द वन वे प्रोपोगेशन डिले दे रखा है, यानी हमें प्रोपोगेशन डिले ऑलरेडी दे रखा है, निकालने की जरूरत नहीं है। अज्यूम करने कुछ लॉस नहीं हुआ, थ्रूपुट क्या होगा, तो ट्रांसमिशन टाइम डेटा का क्या होगा 1000, दैट इज द फ्रेम साइज अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है, अब ये बाइट को बिट बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 0.1 सेकंड आ गया। ठीक है, प्रोपोगेशन टाइम दे रखा है हमें, डेटा का कितना ऑलरेडी दे रखा है 1000 मिली सेकंड को, उसको सेकंड में बना देते हैं तो 0.1 सेकंड। ठीक है, जिससे कि सबकी यूनिट मैच हो जाए। अब ट्रांसमिशन टाइम एक्नॉलेजमेंट का भी निकालना पड़ेगा, बोल रहे हैं 100 बाइट जा रही है, तो 100 बाइट को बिट करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करा, और हमारा 8 इंटू 10 की पावर 3, तो यहाँ पे दे रखा है कि ट्रांसमिशन रेट रिसीवर 8 kbps, तो हमने ये यूज़ कर लिया, तो 0.1 सेकंड आ गया। ओके, अब तुम्हें पता है प्रोपोगेशन टाइम एक्नॉलेजमेंट का सेम होता है डेटा के बराबर, जो कि ऑलरेडी 0.1 दे रखा है। अब सेंटर थ्रूपुट क्या होगा, डेटा साइज अपॉन में सारे के सारे जितने भी टाइम लगे, जितने भी डिलेज लगे, सबको ऐड कर देंगे। तो डेटा साइज हमारा 1000 बाइट था। अच्छा, क्वेश्चन में बाइट पर सेकंड में ही पूछा है, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्लियर होता है। और ट्रांसमिशन टाइम प्रोपोगेशन टाइम पहले डेटा का सम करेंगे, और फिर एक्नॉलेजमेंट का भी ट्रांसमिशन टाइम और प्रोपोगेशन टाइम सबको ऐड कर देंगे, 0.1 आंसर आ जाएगा 2500 बाइट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट पे आते हैं, इजी क्वेश्चन था। हाँ, अब यहाँ देखो बाइट रेट ऑफ चैनल यानी फिर से बैंडविड्थ दे रखी है, प्रोपोगेशन डिले दे रखा है, अच्छी बात। टाइम टू प्रोसेस अ फ्रेम इज दिस। अच्छा, ये प्रोसेस का अलग से टाइम दे रखा है, तो ये अलग से दे रखा है, यानी यहाँ पे देख रहे हो ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे भी लिंक यूटिलाइजेशन पूछा है, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी पूछा है, यानी लिंक यूटिलाइजेशन पूछा है। ठीक है, तो 0.25 अलग से ऐड होगा, बस इतना सा ध्यान रखना है, मतलब जो भी एक्स्ट्रा टाइम आ रहा है उसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन में और क्या क्या दे रखा है, नंबर ऑफ बाइट्स इन इन्फॉर्मेशन फ्रेम, यानी वो डेटा फ्रेम में और एक्नॉलेजमेंट फ्रेम में हमें बाइट दे रखी है, ध्यान रखना। तो 1980 और 20 हमारी एक्नॉलेजमेंट के लिए है, 1980 हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए है। अच्छा, ओवरहेड भी अलग से डाला गया है इन्फॉर्मेशन फ्रेम में 20 का, तो तुम्हें पता है 20 का अलग से डाल दिया, यानी 20 ऐड कर देंगे, है ना। एक ध्यान से समझो कि एक्नॉलेजमेंट को भूल जाओ, अभी हम सिर्फ ट्रांसमिशन टाइम देख रहे हैं डेटा साइड का। तो 1980 प्लस 20, बिकॉज अलग से ओवरहेड डाले सिर्फ इन्फॉर्मेशन फ्रेम में, एक्नॉलेजमेंट में कुछ नहीं डाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, और 10 की पावर 6 कहाँ से आया, ये हमारा 1 Mbps था बैंडविड्थ। ठीक है, अब 2000 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि बिट्स में बनाना है, बाइट में दे रखा था, आया 16 मिली सेकेंड। क्लियर, प्रोपोगेशन टाइम ऑलरेडी दे रखा है 0.75, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, एक्नॉलेजमेंट की साइड का देखते हैं, तो 20 हमें क्वेश्चन में दे रखा है, 20 हमारा बाइट में है, तो 8 से मल्टीप्लाई करके बिट कर देंगे, और सेम रहेगा 10⁻6 बिट्स पर सेकंड, अलग से दे नहीं रखा है, तो 0.16 मिली सेकंड आ गया। अब लिंक यूटिलाइजेशन परसेंटेज क्या होगा, 16 आया, 16 कहाँ से, यहाँ से, है ना। इसको डिवाइड कर देंगे 0.2, ध्यान रखना थ्रूपुट पूछेगा तो डेटा साइज आता है, लिंक यूटिलाइजेशन पूछेगा तो ट्रांसमिशन डिले और डेटा आता है, तो 16 अपॉन 0.25 ऐड करा, दिस इज द प्रोसेस टाइम लगा। बाकी तो 16 प्लस 0.75 दिस इज फॉर डेटा साइड, और 0.16 प्लस 0.75 दिस इज फॉर एक्नॉलेजमेंट साइड। ठीक है, अभी हमने कैलकुलेट करा, तो इंटू 100 का आंसर है 89.33%। चलो, अब देख लेते हैं सिलेक्टिव रिपीट एआरक्यू। इसमें क्या है कि पहली बात तो यहाँ तक हम पहुँचे ही क्यों, तुम्हें याद होगा जब मैंने तुम्हें गो बैक एन बताया था, तो एक चीज़ बताई थी कि बार बार ट्रांसमिट करना पड़ता है ना। मान लो कि 0 नहीं आया, तो बाकी सारे ऑलरेडी थे आउटस्टैंडिंग, है ना, आउटस्टैंडिंग फ्रेम ऑलरेडी थे, मगर वो जा नहीं पाए थे उस समय, तो बहुत बार ट्रांसमिशन रीट्रांसमिट करना पड़ता है नॉइजी चैनल में, ये बताया हुआ है। ठीक है, वो पढ़ लेना वहाँ जाके। तो सिलेक्टिव रिपीट में ऐसा क्या होता है, सिलेक्टिव चीज़ों को ही रिपीट करा जाएगा, जो चीज़ें नहीं नहीं जा पाई, है ना। तो यहाँ देखो हमारा नेटवर्क लेयर से पैकेट आया बफर में, ओके, सेंडर डेटा लिंक लेयर, रिसीवर डेटा लिंक लेयर, ऑल राइट। यहाँ पे 0 से 7 तक जा रहे हैं, 0 से 7 तक सीक्वेंस नंबर जा रहे हैं हमारे, तो कितना होगा सीक्वेंस बिट 3 होगा। बताया हुआ कैसे, 3 बिट क्यों, क्योंकि अगर तुम तीनों को 0 0 0 लोगे तो 0 आ जाएगा, और 1 1 1 लोगे तो 1 1 1 बाइनरी में डेसिमल में 7 होता है ना। तो 0 से 7 तक हमारा 3 बिट होता है। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि सीक्वेंस सेंटर विंडो साइज जो है स्मॉलर देन इक्वल टू की पावर m-1 है, और रिसीवर विंडो साइड भी स्मॉलर देन इक्वल टू की पावर m-1 है, यानी यहाँ सिंगल विंडो नहीं लगेगा, यहाँ पे ये कंडीशन है। एम हमारा 3 है, सेंटर मैंने बताया सीक्वेंस बिट 3 है, क्योंकि 0 से 7 तक जा रहे हैं ना। तो 2 की पावर 3 - 1 आया 4, और यहाँ पे स्मॉलर देन इक्वल टू का केस है तो 4 आ गया। अब यहाँ पे भी 4 ही है, तो जैसे कि बताया हुआ है कि 4 + 4 8 होता है, और 0 से लेकर 7 तक 8 है, तो मैच कर रहा है। डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सीक्वेंस इज इक्वल टू सम ऑफ सेंटर विंडो साइज और रिसीवर विंडो साइज, ये डिस्कस हो रखा है हमारा पहले से, है ना। जब मैंने बताया था कि स्लाइडिंग विंडो में कुछ तरीके होते हैं, तो वो सेटिस्फाई हो रहा है ऑलरेडी, ऑल राइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, टाइमर शुरू हुआ, 0 1 2 3 गए, यहाँ से सीक्वेंस गए। अब ये सीक्वेंस नंबर लेके गए हैं, है ना, बफर में से कंटेंट तो आ ही रहा है, तो ये 0 मान लो कि नहीं पहुँच पाया, 0 एक्सेप्ट नहीं हुआ है, और 2 एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो क्या एक बार 0 एक्सेप्ट नहीं होता तो क्या होता है, साइज 1 होता है तो आगे नहीं बढ़ पाता, दोबारा से भेजना पड़ता है, टाइमर एक्सपायर हो जाता है। मगर इस केस में क्या हुआ, 1 एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना, 1 ऑलरेडी इज प्रेजेंट, 2 नहीं हुआ तो 3 एक्सेप्ट हो जाएगा, 3 ऑलरेडी इज प्रेजेंट। तो एक्नॉलेजमेंट किस की आई, 1 है तो नेक्स्ट की आती है एक्नॉलेजमेंट 2, 3 मिल गया तो एक्नॉलेजमेंट 4, है ना, एक कदम आगे का आता है। तो ये दोनों एक्नॉलेजमेंट तो पहुँच गई, मगर पूरी नहीं पहुँची, तो एक्सपायर हो गया, है ना। तो एक तरह से यहाँ टिक लग गया 1 और 3 पे, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट इसकी एक कदम आगे की पहुँच चुकी है। क्लियर, तो अब तुम बोलोगे कि नेक्स्ट
दोबारा से रीसेंड किसको करा जाए ये कैसे पता चलेगा? तो इसलिए यहाँ पे एक सर्चिंग लॉजिक लगता है और यहाँ पे एक लगता है सॉर्टिंग लॉजिक। सर्चिंग लॉजिक समझ में आया क्यों? क्योंकि 1 और 3 तो एक्सेप्ट हो गई, 2 और 0 नहीं हुई ना, तो उनको ही रीसेंड करना, ये कैसे पता चलेगा? सर्चिंग लॉजिक से। क्लियर? तो यहाँ से 2 और 0 भेजा, अब एक्नॉलेजमेंट आ गया, 0 की वजह से 1 का और 2 की वजह से 3 का। क्लियर होता है? तो यानी हमारे पास 1 3 और 0 2 ये ऐसे सीक्वेंस नंबर वाले सारी डेटा पहुंच गए, तो इस तरह से 1 3 के बाद 0 के बाद 2 पहुंच, इस तरह से पहुंचा गया। अब ये तो ऑर्डर में नहीं है, तो तभी सॉर्टिंग लॉजिक लगाया जाता है, क्योंकि काउंट 4 है, 4 4 के पेयर पहुंच रहे हैं ना, पेयर मतलब 4 4 के ब्लॉक पहुंच रहे हैं एक तरह से, तो इसको सॉर्ट करना यानी 0 1 2 3 करना सॉर्टिंग लॉजिक का काम है। सर्चिंग लॉजिक का फाइंड आउट करना है, जो नहीं पहुंचा इसको भेजना। क्लियर? तो अब जो है ये विंडो आगे शिफ्ट हो जाएगी, ये भी ऑलरेडी आगे शिफ्ट हो जाएगी। कह रहे हैं इन केस ऑफ सेलेक्टिव रिपीट ARQ सेंडर रिक्वायर्ड सर्चिंग लॉजिक एंड रिसीवर रिक्वायर्ड सॉर्टिंग लॉजिक, बता चुका हूँ। ठीक है? सेलेक्टिव रिपीट के केस में सेंडर को सर्चिंग लॉजिक चाहिए होता है और रिसीवर को सॉर्टिंग लॉजिक चाहिए होता है। अच्छा, केस 1 में हमने सारे डिस्कस कर दिए। ठीक है जी, नहीं पहुंचेगा तो क्या? अगला देखो, इन सेलेक्टिव रिपीट ARQ रिसीवर विल एक्सेप्ट आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम, जैसे कि बताया 1 3 एक्सेप्ट हो गया, फिर 2 0 अलग से एक्सेप्ट हुआ है ना, आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम एक्सेप्ट करेगा। अ सॉर्टिंग लॉजिक इज अप्लाइड सो दैट द फ्रेम विल कम इन ऑर्डर। तो विद द हेल्प ऑफ सॉर्टिंग लॉजिक फ्रेम ऑर्डर में आएंगे एंड गिवन टू द नेटवर्क लेयर, फिर नेटवर्क लेयर को दे दी जाएंगे। इन सेलेक्टिव रिपीट ARQ इट सपोर्ट्स इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट। अच्छा, यहाँ पे वहाँ पे ग्रुप एक्नॉलेजमेंट पॉसिबल हो सकती थी, है ना, हम कलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज सकते थे। यहाँ पे क्या है, एक एक करके भेजना पड़ेगा। दैट इज एक्नॉलेजमेंट इज सेंड फॉर एवरी रिसीव्ड फ्रेम, जो भी रिसीव हुआ है उसकी एक्नॉलेजमेंट भेजी जाएगी। इन सेलेक्टिव रिपीट ARQ द नंबर ऑफ रीट्रांसमिशन विल बी लेस। अब यहाँ पे रीट्रांसमिशन कम हो गई, जो कि बहुत ज़्यादा हुआ करते थे गो बैक इन के केस में, तभी तो हम इस पे आए, है ना, क्योंकि एक भी अगर फेल हो गया तो उसके पीछे के जितने भी हैं सारे दोबारा भेजने पड़ेंगे। यहाँ पे डेफिनेटली कम होगा। द चैनल इज नॉइजी चैनल में होता है तभी तो रीट्रांसमिट होता है कि पहुँच नहीं पाता, है ना, हमारा डेटा, बिकॉज वी आर रिसेंडिंग ओनली द फ्रेम विच आर लॉस्ट इन द नेटवर्क। सिर्फ उन्हीं को रिसेंड कर रहे हैं, तभी सेलेक्टिव रिपीट नाम पड़ा है, सेलेक्टिवली हम रिसेंड करते हैं। एक अच्छी बात यहाँ पे वो रही कि सेंटर विंडो साइज़ और रिसीवर विंडो साइज़ में चेंज आया है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लो कि 4 बिट सीक्वेंस नंबर है, सीक्वेंस नंबर 4 बिट का है, इज यूज, देखिए जैसे यहाँ पे 3 बिट का यूज़ हो रहा था ऊपर। देन व्हाट इज द मिनिमम सेंटर विंडो एंड रिसीवर विंडो इन सेलेक्टिव रिपीट ARQ। अब तुम्हें पता है फॉर्मूला लगता है, सेंटर विंडो साइज स्मॉलर देन इक्वल टू 2 की पावर m-1 होना चाहिए, है ना। यहाँ पे 4 सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस बिट दे रखी है, तो 4 - 1 इज 8, तो यानी हमारा रिसीवर विंडो साइज का भी यही फॉर्मूला है। तो सेलेक्टिव रिपीट ARQ में सेंटर विंडो रिसीवर विंडो क्या हो जाएंगे, 8 और 8 हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा, अगर गो बैक एन होता तो तब क्या करते? तो तुम्हें पता है गो बैक एन में क्या होता है, स्मॉलर देन 2 m होता है, यानी 2 4 दैट इज 16, 16 से एक कम क्या है, 15 है, तो हमारा SWS में सेंटर विंडो साइज हमारा 15 होता और रिसीवर में 1 होता, 15 + 1 = 16। तो एक खास बात यह मतलब वही होता है कि किसी की कुछ खूबी होती है तो किसी की कुछ कमी होती है। तो इसकी खूबी तो ये है कि हेयर वी कैन सेंड मोर नंबर ऑफ फ्रेम्स। देख रहे हो 15 फ्रेम भेज पा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 8 ही भेज पा रहे थे, यानी इसकी खास बात तो ये है कि कम ट्रांसमिशन लगते हैं, मगर यहाँ ज़्यादा भेजे जा सकते थे फ्रेम्स। और क्वेश्चन देखो, तो मैक्सिमम सेंडर विंडो साइज इन सेलेक्टिव रिपीट ARQ क्यों है? तो देखते हैं, इसका लॉग वाला फॉर्मूला बनाते हैं जैसे हमने गो बैक एन में बनाया था। तो नंबर ऑफ सीक्वेंस बिट क्या होंगे, तुम्हें पता है फॉर्मूला ये लगता है सेंटर विंडो साइज बनाने का, स्मॉलर देन इक्वल टू 2m-1। तब तुम्हें पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम सेंटर विंडो साइज दे रखा है ना, तो अगर तुम मैक्सिमम निकालना चाहो तो इक्वल टू का केस आ जाएगा, 2 की पावर m-1, ये इसको हम 2 की पावर m/2 भी कह सकते हैं, यानी 2 की पावर m इक्वल टू 2 इंटू मैक्सिमम सेंटर विंडो साइज। क्लियर? m निकालने तो लॉग लगा देंगे बेस 2, या अगर हम यहाँ तक भी याद रखना चाहें तो ऐसे भी ठीक है कि लॉग बेस 2 2 इंटू क्यू, ऐसे भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, आगे लगाऊंगा ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि log बेस 2, देखो क्योंकि क्या है ना, 1 प्लस करना है वो भी पॉसिबल है। देखो क्या, मैं नीचे बता ही देता हूँ, ये मल्टीप्लाई तो ऐड हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की। अब 2 log 2 1 होता है, और यहाँ पे SW मैक्सिमम क्या हो, क्यू हो गया, तो 1 प्लस लॉग क्यू। ठीक है, अगर तुम्हें याद है गो बैक एन में हमने क्या करा था, Q+1 आता था लॉग के अंदर ब्रैकेट में, यहाँ 1 बाहर आ रहा है प्लस में, देख लेना, रिवाइज करना है। ठीक है, वरना खुद ही क्रिएट कर लेना, फॉर्मूला बनाने में कितना टाइम लगता है। मैक्सिमम सेंटर विंडो साइज इन सेलेक्टिव रिपीट ARQ अगर 4 है, तो नंबर ऑफ सीक्वेंस बिट क्या होंगे, अब डायरेक्टली लगा सकते हैं, या तो तुम नीचे वाला लगा लो, ये वाला लगा लो, ये लॉग के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी मैक्सिमम हमारा सेंटर विंडो साइज है। 2 × 4 क्या होता है, 8 होता है, 8 यानी 2 की पावर 3, 3 को बाहर ले लिया, 3 बिट आ गया। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर इन सेलेक्टिव रिपीट ARQ 7, देन मैक्सिमम सेंटर विंडो साइज क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन तो हमने एक्सप्लेन ही करा था कि मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर 0 से 7 तक जा रहा था ना, तो सेंटर विंडो साइज क्या होगा, तो हम ऐसे साइज ले रहे थे 0 से लेकर 3 तक, है ना। तो कैसे पहुंचे हम, ये जो मैंने डब्बा बनाया बाद में बनाया, पहले बस तुम्हें बता दूं कि 0 से लेकर 7 रिपीट होता रहेगा, 0 से लेकर 7 रिपीट होता रहेगा। तो तुम्हें पता है सेंटर विंडो साइज मोर देन इक्वल टू 2 की पावर -1 होता है। हमें पता है कि 7 अगर है, m इक्वल टू 3 हो जाएगा, m मतलब सीक्वेंस बिट्स। 7 को रिप्रेजेंट करना है तो तुम किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि 7 मैक्सिमम है ना, तो 1 1 1 बाइनरी में 1 1 1 कितनी बिट लगी, 3 ही तो बिट लगी। ये मैंने पहले ही बताया, तुम्हें अभी भी बताया। तो हमारा आंसर आ गया 2/3 - 1 दैट इज 4। तो सेंटर विंडो साइज 4 हो गया, तो 0 से लेके 3 तक क्या हुआ, हम 4 4 कर लेंगे। सेंटर विंडो साइज 4 करेंगे, रिसीवर विंडो साइज 4 करेंगे, तब जाकर टोटल 8 होगा, है ना। 8 कैसे, 0 से लेकर 7 तक कितने होंगे, 8 पहुंचते हैं, मैक्सिमम 7 पहुंचते हैं ना। और एक और ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से अगर देखोगे कि जब भी पूछा जाए तुम्हें मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर दे दिया जाए और सेंटर विंडो साइज पूछा जाए, तो साथ में एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, 4 आ जाएगा। क्लियर? मान लेते हैं सिमिलरली, ये सिमिलरली लिखता हूँ, फॉर सीक्वेंस नंबर मैक्सिमम अगर हमें दे रखा है 15, मान लेते हैं 15 मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर दे रखा है। तुम बोलोगे, तुम सोच रहोगे कि हमेशा ऑड क्यों दे रहे हो, इवन क्यों नहीं दे रहे भाई, क्योंकि कंडीशन इस तरह की नहीं बैठती ना, क्वेश्चन में वैलिड चीज़ें तो दी जाएंगी। तो यहाँ पे सेंटर विंडो साइज क्या हो जाएगा, 4 - 1, 15 के लिए समझना है 4 क्यों पहुँचा।
अगर तुम 4 बिट को 1111 कर दोगे, है ना, 8 4 12 प्लस 2 प्लस 1, ये समझ में आ रहा है मैं कैसे बोलना चाह रहा हूँ, बाइनरी टू डेसिमल करने वाले तरीके से, ठीक है। तो इतना मत सोचो, बस ये सोचो कि 15 तक पहुँचने के लिए हमें मैक्सिमम 4 बिट चाहिए होती है, तो 2⁻4 - 1 दैट इज़ 8, तो 8 आ गया आंसर। या अगर ऑब्जर्वेशन देखें हम, जो अपनी ऑब्जर्वेशन चलाते आ रहे थे कि यहाँ 0 से लेके 15 तक जाएगा पूरा, तो टोटल ये जो 8 तक कैसे पहुँचने का तरीका हमारा ये है कि 15 में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो 16/2 होता है 8, तो हम 8 करके लेंगे हमारी सेंटर विंडो साइज़ को। तो ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिलती है, नोट पॉइंट ये है कि मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर इन द सेलेक्टिव रिपीट ARQ, मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर अगर k है तो मैक्सिमम सेंटर विंडो साइज k+1/2 होगा। समझ में आता है? ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार कर रखे हैं कि हमेशा यही वैल्यूज लेता हूँ कि RTT 50 माइक्रो सेकंड है, ठीक है, बैंडविड्थ हमारे पास 100 Mbps है, फ्रेम साइज दे रखा है, विंडो साइज बताना है और सीक्वेंस बिट बताना है। विंडो साइज तो हम निकाल ही चुके हैं काफ़ी बार, इसमें सीक्वेंस बिट बतानी है सेलेक्टिव रिपीट ARQ में, ठीक है। ये वैल्यूज याद रखना या मैं दिखाई दूंगा अगले पेज में। देखो 1 सेकंड में हमारा 10⁸ बिट जाता है Mbps, है ना, 100 Mbps जितना भी था। तो हमें पता चल गया बैंडविड्थ दे रखी थी RTT अगर 50 माइक्रो सेकंड है तो नंबर ऑफ बिट्स निकाल सकते हैं, 5000 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो बस 50 माइक्रो सेकंड को 10⁸ से, तो हमारा नंबर ऑफ बिट्स आ गया। अब नंबर ऑफ फ्रेम्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ बिट्स अपन फ्रेम साइज 25 बिट दे रखा है, नंबर ऑफ बिट्स हमारे 5000 आए तो 200 आ गया हमारा नंबर ऑफ फ्रेम्स। अब नंबर ऑफ फ्रेम्स यानी विंडो साइज मिल गया है ना, नंबर ऑफ फ्रेम्स इतने ले जाने हैं एफिशिएंटली, तो विंडो साइज भी इतना ही होना चाहिए। तो सीक्वेंस बिट्स निकालने का पहला तरीका तो ये है, जो कि मैंने बताया कि या तो 1 प्लस log q कर दो या log 2q बोल दो, बात ही की है ना, या तो इसकी वैल्यू निकाल दो कैलकुलेटर से, मिलेगा वहाँ पे कैलकुलेटर दो, या फिर ट्रायल एंड एरर देखें कि अगर मैं सेलेक्टिव रिपीट ARQ में 8 बिट लेता हूँ लेट से, तो हमारा सेंटर विंडो साइज कितना हो जाएगा, 2⁸ कितना होता है 256/2, दैट इज 128, क्योंकि दोनों साइड भेजना है ना। समझ में आया? ऐसे गो बैक एन में नहीं होता, तो गो बैक एन अगर तुम देखोगे, याद होगा तुम्हें, हम जब 8 बिट भेजते थे ना तो 256 आता था, तो सेंटर विंडो साइज 255 होता था, रिसीवर विंडो साइज 1 होता था, है ना। ये केस चल जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें तो 200 ही दे रखे हैं, विंडो साइज 200 है, 255 को बना रहे हैं, सेंटर विंडो साइज चलेगा, बढ़िया से चलेगा, ज़्यादा ही दे दिया हम, है ना। और यहाँ ऐसा काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ हाफ हो रहा है, तो 9 बिट तक पहुँचना पड़ेगा, 9 बिट करा तो हमारा आया 256 दोनों साइड से, है ना, 512 का आधा कर जितना भी होता है, ठीक है। क्लियर होता है, क्वेश्चन में समझ में आया, तो उसका 9 बिट्स आ जाएगा, कितने सीक्वेंस बिट्स चाहिए होंगी, 9 बिट्स, ठीक है। एरर करेक्शन पे आ जाते हैं, बात खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। एरर करेक्शन, एरर करेक्शन पॉलिसी में पहली पॉलिसी हमारी हेमिंग कोड की। हेमिंग कोड में हमारे पास मान लो 8 बिट का डेटा दे रखा है, ये 8 है, 4 और 4 8, ठीक है, 1001 1010। इसमें एक चीज़ ध्यान रखी जाती है, 2 की पावर r > m+r+1 होना चाहिए। अब ये r दो जगह r है, ये m और r है क्या, r जो है वो पैरिटी बिट्स है और m जो है वो मैसेज बिट्स है। मैसेज में तो कितनी बिट्स है, 8 बिट का मैसेज है, क्वेश्चन में मतलब डेटा हमारा 8 बिट का है, ये तो पता ही है हमें। पैरिटी कैसे निकालें, तो हिट एंड ट्रायल से करके देखें, मान लेते हैं आर की वैल्यू 3 रखते हैं, तो 2⁻3 > 8 प्लस, देखो 3 मैंने दोनों साइड लिया है ना, 8 और 1 और 2 जो है ये तो कांस्टेंट है, फॉर्मूले में दे ही रखे हैं। 8 कहाँ से आया, मैसेज बिट्स है, ओके। तो आर की वैल्यू 3 रखी, तो 8 > 12 आया, नहीं भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं। अब आर = 4 रख के देखो, 2⁻4 16 होता है और 8 + 4 + 1 = 13, हाँ ये ठीक है। इसका मतलब जब डेटा 8 का हो तो हमारे पास पैरिटी बिट कितनी होनी चाहिए, 4 की होनी चाहिए। समझना, ये पैरिटी बिट क्या होती है अभी सब देखेंगे, धीरे धीरे तुम कनेक्ट करोगे। 12, तो 8 + 4 12 हो गया, यानी डेटा प्लस पैरिटी बिट जो होगा वो कोड वर्ड होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी फ्रेम होते हैं कि मान लो 8 बिट का डेटा है तो कोड वर्ड कितने का होगा, तुम बोलोगे 12 का, क्योंकि उसमें 4 पैरिटी अलग से ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वंस फॉर, ये पढ़ो कि वंस फॉर द डेटा इफ द पैरिटी बिट्स आर एडेड टेक्निकली इट इज कॉल्ड एज कोड वर्ड। तो कोड वर्ड बोला जाता है जब पैरिटी बिट ऐड हो जाती है डेटा में। क्यों ऐड करते हैं हम ये सब कर क्यों रहे हैं, एरर करेक्शन पॉलिसी के तहत आता है, हेमिंग कोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, 4 पैरिटी बिट्स हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स एडेड शुड बी अवेलेबल इन पावर ऑफ 2 पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पावर ऑफ 2 पोजीशन पे होनी चाहिए, ये चारों कहीं भी नहीं हो सकती, पावर ऑफ 2 पे रखेंगे, यानी 1 क्या है, पावर ऑफ 2 है, 2⁻0 1 होता है, 2⁻1 2 होता है, तो पैरिटी बिट 1 यहाँ आएगी, पैरिटी बिट 2 यहाँ आएगी, अगले पैरिटी बिट 4 यहाँ आएगी, 2⁻2 4 होता है ना। तो ये 2 की पावर में जो दिख रहा है 1 2 4 और 8, इसके बाद तो 16 आता है, 16 यहाँ है नहीं, टोटल एक से लेकर 12 तक ही बने हैं ना टोटल हमारे। तो एक चीज़ समझ में आती है हमें कि पैरिटी 1 पैरिटी 2 पैरिटी 4 पैरिटी 8 हमारी खाली रहेंगी, बाकी जगह पे दैट इज़ 3 5 6 मतलब जो भी बचे ना, इन चारों के अलावा 12 में से टोटल 8 बचे, 12 में से 4 अगर पैरिटी हैं 2 की पावर की प्लेसेस पे तो बचे 8। अब इसको डेटा लिखा 1001 1001 1010 1010, इस तरह से हमने डेटा को डाल दिया, ठीक है। मैंने सेम चीज़ यहाँ पे लिख दी है। तुम बोलोगे भाई ये अलग से पेज पे क्यों लिख रखा है, क्योंकि भाई मैं अगले पेज को तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम्हें पीछे आके ना बोलना पड़ेगा ना। तो एक्जैक्टली मैंने P1 P2 ये ऐसे ही लिखा है जैसे कि इसमें दे रखा है, ठीक है। देखो 1010 सब कुछ सेम लिखा है, ये नीचे एरो डाल के ये वैल्यूज़ मैंने आगे कैलकुलेट करी है, बताऊँगा कैसे। देखो रूल ऑफ हैविंग कोड क्या कहता है, अगर पी के पैरिटी, पी के यानी P1 P2 P3 P1 P2 P4 P8 पी जो भी नीचे के की वैल्यू है, हम हमेशा टेक के नंबर्स लीव के नंबर्स, ये वाला तरीका अपनाएंगे। के नंबर पकड़ो और के नंबर छोड़ दो। फॉर एग्जांपल P1, एक नंबर पकड़ो एक नंबर छोड़ दो, पहला पकड़ा दूसरा छोड़ दिया, तीसरा पकड़ा चौथा छोड़ दिया, है ना। कितना 12 तक करना है ऐसा, तो 1 3 यानी टोटल ऑड नंबर्स आ गए ना, 1 3 5 7 9 4।
9 11, ठीक है। तो एक पकड़ा दूसरा छोड़ दिया, एक पकड़ा दूसरा छोड़ दिया, समझ में आया? ये हमारा रूल रहता है हैमिंग कोड का। तो अब एक बात बताओ, इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ लाया था। 1 यानी पहली पोजीशन पे क्या है, पैरिटी है, तो इसको डब्बा बना दो, ये हमें फाइंड आउट करना है। अभी बता दो कैसे, अभी 0 मत सोचना, ठीक है, खाली पड़ा है डब्बा, ऐसे समझना। 3 पे क्या है, 3 पे 1 है, दिख रहा है? ये सेम चीज़ लिखी है मैंने जो भी नीचे दिखाई थी। 5 पे क्या है, 0 है, ठीक है। 7 पे क्या है, 1 है, ठीक है। 9 पे क्या है, 0 है, ठीक है। 11 पे क्या है, 0 1 है, ठीक है, ठीक है। चलो अब बताओ कितने 1 है, 1 2 3 4, 4 1 है। अगर 1 इवन नंबर ऑफ टाइम है ना, ध्यान से सुनना, हमें इवन पैरिटी का काम करना है, यानी नंबर ऑफ वंस को इवन बनाना है। अब तुम बोलोगे नंबर 1 तो ऑलरेडी इवन है, 1 2 3 4, 4 1 है तो इवन है। हाँ, तो अगर इवन है ऑलरेडी तो यहाँ 0 कर दो, चल में, तो P1 0 हो गया। टोटल नंबर ऑफ 1 शुड बी इवन फॉर इवन पैरिटी। क्लियर होता है? ठीक है, इवन पैरिटी का रूल है। P2 देखो, मैंने क्या बोला, टेक के नंबर्स लीव के नंबर्स। 2 पकड़ो यानी 2 3 पकड़े, 4 5 छोड़ दिए, 6 7 पकड़े, 8 9 छोड़ दिए, 10 11 पकड़े, 12 छोड़ दिया, 13 तक पहुँचने की, 12 तक किया है ना। तो अब हमारे यहाँ पे डब्बा बनाया, 3 की वैल्यू 1 है, 6 की वैल्यू यहाँ से चेक करते रहेंगे, 6 की वैल्यू 0 है, 7 की वैल्यू 1 है, 10 की वैल्यू 0 है, 11 की वैल्यू 1 है। क्लियर? अब ये डब्बे को फिल करने के लिए क्या काउंट करना है, 1 नंबर ऑफ वंस। तो अभी डब्बे के अंदर मत सोचो कि कुछ है, 1 2 3, नंबर ऑफ वंस कितने, 3 है, यानी ऑड नंबर है, मेरे को इवन बनाना है, तो मुझे एक और 1 की जरूरत है, तो मैंने एक और 1 लगा दिया, समझ में आया? तो P2 जो है वो 1 हो गया। सिमिलरली P4 को अगर देखोगे तो टेक 4 एंड लीव 4। तो हमने शुरू कर, अच्छा ध्यान रखना, ऐसे मत करना 1 2 3 4 से शुरू करना, शुरू वहीं से होगा जहाँ से हमारी पैरिटी का नंबर है। 2 से शुरू हुआ, अभी 4 से, तो टेक 4, 4 लेता हूँ मैं, 4 5 6 7, ये चारों लिए और 4 छोड़ दिए। कौन से छोड़े, 8 9 10 11। अब अगली बार अगले 4 पकड़ने तो 12 तो आ ही जाएगा उसमें, है ना। अब वैल्यू डाली, डब्बा बनाया, डब्बा के अंदर कुछ नहीं रखा, 5 के अंदर 0 है, 5 की वैल्यू 0 है, 6 की वैल्यू 0 है, 7 की वैल्यू 1 है, 12 की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 है, ऑड नंबर है, तो मेरे को एक और 1 चाहिए होगा इवन नंबर ऑफ वंस करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे P4 की वैल्यू 1 कर दी। समझ आ रही है वैल्यूज़ में, ये 0 1 1 कैसा है। P8 सिमिलरली हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि 8 से शुरू करेंगे, टोटल 8 पकड़ने हैं। अब तुम्हें पता है कि 8 से 12 तक तो 8 9 10 11 12, भले से यहाँ पे टोटल 8 आने चाहिए थे, मगर 12 से आगे क्यों बढ़ना, क्योंकि है ही नहीं हमारे इतना कोड वर्ड, तो टोटल वर्ड 12 का ही तो है, तो इतना ही रहने देंगे। और यहाँ से फाइंड आउट करा हमने, वैल्यू चेक करी, तो 1 और 1 ऑलरेडी इवन है। 1 नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 2 हैं यहाँ पे, 2 बार 1 दिख रहा है ना, तो यानी इवन है। अब हम 0 लिख देते हैं क्योंकि ऑलरेडी ठीक मामला है, और P8 की वैल्यू 0 हुआ। इस तरह से हमने पैरिटीज़ की वैल्यू रख दी। अब तुम सोचो इतना झमेला करना ही क्यों, अभी तुम्हें आगे धीरे धीरे समझ में आएगा, समझ में आएगी। अब देखो, सेंडर से डेटा गया, तुम्हारा डेटा ये था, सेंडर कोड वर्ड क्या हो गया, दोबारा लाता हूँ पिक्चर में से, कोड वर्ड क्या हो गया, 0 1 1। देखो ना, इसको मैं लिखता हूँ 0, P1 को मैंने 0 रखा, P2 को मैंने 1 रखा, P3 हमारा 1 है, P4 हमारा 1 है, P5 हमारा 0 है, P6 हमारा 0, P7 हमारा 1, P8 अभी भी 0 कैलकुलेट करा, 1 0 1 0 1 0 1 0। तो हमारा एक्चुअल में ये वर्ड हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या है, कोड वर्ड हो गया। कोड वर्ड क्या होता है, डेटा प्लस पैरिटी बिट्स, तो हमारी कोड वर्ड हो गया। यही चीज़ सेंटर सेंड करेगा, देखो एक्जैक्टली यही लिखा है, ठीक है। तो यही बताना चाह रहा था मैं, सेंटर ने ये सेंड करा, और नॉइज़ होने के कारण, मान लेते हैं नॉइज़ हुई, कोई बिट अल्टर हो गई, मतलब रिसीवर को कोड जो मिला ना, वो देखो एक्जैक्टली सेम लग रहा है, मगर यहाँ लास्ट में देखो 1 1 0 है, यहाँ 0 1 0, यानी ये वाली लास्ट की थर्ड लास्ट बिट जो है वो दिक्कत दे रही है भाई, 0 है, ये 1 है, यानी ये 10th बिट है। ध्यान से देखो कि 12 11 10 है ना, ये 10th बिट यहाँ पे 1 है, और थी 0, मतलब 0 थी और 1 हो गई नॉइज़ की वजह से, ऐसा पॉसिबल है। हम क्या करेंगे इस केस में, पता लगाएंगे कि कौन सी, क्योंकि अब रिसीवर को कहाँ आइडिया है भाई कि कौन सी बिट गलत है या कुछ गलत भी है कि नहीं, तो रिसीवर को कोड वर्ड मिलेगी, तो मैंने इसको पकड़ लिया, ठीक है। इसके ऊपर नंबरिंग कर दी 1 से लेकर 12 तक, ओके भाई। अब तुम्हें पता है पैरिटी क्या होता है, P1 P2 P4 P8, ये 4 पैरिटी है, 2 रेज़ टू पावर की पोजीशन पे लगेगी, ठीक है, लगा दी। अब कंपेयर करके देखा तो P0 0 आ गया, P2 1 आ गया, ठीक है, P4 P4 जो है यहाँ देखो 1 आ गया, ठीक है, P8 जो है 0 आ गया, ठीक है। 0 1 1 0 ये हमारे आ गए, तो रिसीव्ड पैरिटी एट रिसीवर कोड वर्ड, तो ये हमें पैरिटीज़ मिल गई। चलो अब क्या करेंगे, अब इसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं अपने तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि इवन पैरिटी होनी चाहिए, अपने तरीके से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो समझना समझना, मान लेते हैं कि इनको थोड़ी देर के लिए गायब कर लेते हैं, मतलब मान लेते हैं कि ये है नहीं जगह पे, तो P1 P2 लिखा, और एज इट इज़ जो जो हमें दे रखा है रिसीव में, हमने वो सब लिख दिया। थर्ड पोजीशन पे 1 था, फिफ्थ पे 0 0 है ना, बस इन पोजीशन को रहने दिया, क्योंकि अब कंपैरिजन होगा। अब तुम्हें पता है P1 के लिए 1 3 5 7 9 11 करते हैं, तो ये डब्बा बनाया, सारी वैल्यू डाली, चेक करा 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 है, इवन नंबर है, तो यहाँ 0 आ गया, चलो ये ठीक है। कैसे ठीक है, कंपेयर करके देखा, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पहली बात तो मैंने इन वैल्यूज़ को जो हमें मिली है उस वहाँ से यूज़ कर लिया, ठीक है। सेकंड टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, इन वैल्यूज़ को खुद निकालने, क्योंकि रूल तो रूल होता है ना, रूल सेंडर को भी पता है, रिसीवर को भी पता है, रिसीवर रूल से मैच करके देख रहा है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जैसे P2 में चेक करा तो 2 3 4 5 छोड़ दिया, 6 7 8 9 छोड़ दिया, 10 11। अब ये डब्बा बनाया 3 6 7 10 11, इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ को यहाँ से उठा के मैंने डाल दिया। 3 पे 1 है, 6 पे 0 है ना, 7 पे 1 है, ऐसे करके हमने सारी वैल्यूज़ को रखा, तो 1 1 1 ऑलरेडी देख रहे हो, ऑलरेडी इवन नंबर 1 से 4 1 है ना, तो मैं अलग से 1 तो लगाऊंगा नहीं, 0 रखना पड़ेगा, तो P2 0 आ गया। जब मैंने कंपेयर करके देखा P2 तो 1 था, जो मुझे मिला उसमें P2 1 था, और एक्चुअली मैंने जब कैलकुलेशन करी तो हमारा मिसमैच हो गया, यानी कुछ तो गड़बड़ है। आगे बढ़ते हैं, P4 निकाल के देखा सिमिलर वे में,
4 5 6 7, उसके बाद 9 10 11 12 11 को छोड़ दिया, 12 को डाल दिया, वैल्यू चेक करी तो 1 है तो हाँ 1 आ गया, क्योंकि ऑड ये क्या है, ऑड नंबर है, ये 1 आने से ही 1 हो जाएगा, ठीक है। P4 मैच कर गया। जब P8 में चेक करा तो भाई यहाँ भी गड़बड़ आ गई, देख रहे हो 3 टाइम्स 1 आ रहा है, एक और 1 चाहिए होगा इवन करने के लिए, तो P8 1 हो गया, तो यानी ये भी मिसमैच हो गया क्योंकि P8 0 मांगता है। तो एक चीज़ देखो, सेकंड और 8 पोजीशन पे पैरिटी जो है वो गलत कंपेयर करवा रही है, यानी 2 + 8 कितना होता है, 10 होता है, यानी 10th पोजीशन जो है मिसमैच है। यानी हमें समझ में आ गया कि अगर तुम ऐसे करके देखोगे तो 10th पोजीशन पे 1 है और एक्चुअल में जो था वो 0 होना चाहिए था। समझ में आया? 10th पोजीशन यानी लास्ट की थर्ड पे 0 है या लास्ट की थर्ड पे 1 है, तो समझ में आ रहे हो कि गलती देखो कैसे पता चल गई। अब तुम्हारे मन में सवाल उठेगा, पहला सवाल कि भाई अगर मान लो एक से ज़्यादा गलती हो तो उस केस में हैमिंग कोड का यूज़ नहीं होता। तुम बोलोगे ये तो प्रैक्टिकली नहीं, क्योंकि जर्नली क्या होता है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, है ना, तो बहुत ज़्यादा बिट्स में दिक्कतें होती हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही बिट अल्टर होगी। ये तो मैं जैसे एक पैटर्न बताया कि किस तरह से दोनों साइड से पता है कि हम इस तरह से चेक करते हैं इवन पैरिटी को और कंपेयर करके पता लगाते हैं कि अगर एक बिट में गड़बड़ है तो ये पता लगा लेगा भाई कि हाँ भाई 10th पोजीशन में गड़बड़ थी। क्लियर? अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि मान लो पैरिटी ही में ही गड़बड़ आ गई, तो पैरिटी में अगर गड़बड़ होगी तब क्या करेंगे भाई, मान लो कि P1 जो था 0 की जगह 1 होता, तब हम क्या करते भाई। तो उस केस में एक चीज़ ध्यान रखो कि ऑलरेडी जो पैरिटी बिट्स है ना, तो पैरिटी बिट्स क्या कहते हो पता है, P1 P2 P4 P8 0 1 1 0, यहाँ देखो ऊपर 0 1 1 0, यानी ये हमेशा सेम रहेगा। तुम बोलोगे कि ये कैसे सेम रह सकता है, तो सेंडर जो भेजेगा वो 0 1 1 0 भेजेगा, तुम्हें पता चल गया, मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया था। और रिसीवर को भी 0 1 1 0 मिलेगा पक्का, जो वो बफर में रख देगा। ये कब हो रहा है, ये कोड वर्ड भेजने से पहले हो रहा है। क्या हो रहा है कि ये 4 पैरिटी के बिट्स को भेज दिया जा रहा है रिसीवर के पास। तुम बोलोगे कि क्या क्या गारंटी कि इस नॉइज़ में ये खराब ना हो, क्योंकि भाई इतनी बार भेजा जा रहा है, मतलब एक बफर बना दिया, मतलब एक रिडंडेंट डेटा भेजा जा रहा है। देखो 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0, है ना, तो इसको कई बार अगर रिपीट करोगे तो ऐसा होगा, कुछ की गलती हो सकती है, मगर जो मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यूज़ होंगी वही यहाँ पहुँचेंगी। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि पैरिटी तो वहाँ पहुँच रही है प्रॉपरली। तुम बोलोगे जब पैरिटी पहुँची है तो डेटा ही भेज देते भाई, ये सब क्या झमेला कर रहे हो, है ना। एक बात है कि पैरिटी जो है वो 2 की पावर्स में होगी, तो यानी डेटा कितना भी बड़ा हो पैरिटी कम होगी, समझ रहे हो, यानी 2 की पावर 10 होता है 1024। तो एक तरह से इतना ज़्यादा डेटा में भी हम 10 पैरिटी भेजेंगे तो एक तरह से फ़ायदा है ना, क्योंकि हम पूरा डेटा नहीं भेज सकते, मगर इसको रिडंडेंट बना के देखो 0 1 1 0 ये पैरिटी भेज रहा हूँ, एक ही पैरिटी को 3 3 ब्लॉक में, है ना, तो यहाँ तक प्रॉपरली पहुँच गया है वो। समझ में आया? इस तरह से हैमिंग कोड में यूज़ होता है। एक पॉइंट 2 पॉइंट है वो देख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं ऐसे क्या। पहला पॉइंट है कि हैमिंग कोड कैन करेक्ट सिंगल बिट एरर, बता दिया सिंगल बिट में गड़बड़ है तो पता लगा लेगा। मोर देन इफ़ नॉइज़ मॉडिफाई हैमिंग कोड कैन नॉट करेक्टेड, मतलब अगर नॉइज़ ने मॉडिफाई कर दिया एक से ज़्यादा बिट्स को तो हैमिंग कोड करेक्ट नहीं कर पाएगा, हैमिंग कोड सिर्फ एक को ही करेक्ट कर सकता है। दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि एक ही कर भी रहोगे, है ना। सेकंड है इफ़ नॉइज़, तभी हम आगे की करेक्शन पॉलिसीज़ पढ़ते हैं, है ना। इफ़ नॉइज़ मॉडिफाई डेटा बिट इन हैमिंग कोड इट कैन बी इजीली फाइंड, बता दिया अगर नॉइज़ ने कोई डेटा बिट हिला दी हो, डेटा बिट 8 की होती है, 8 में से कोई भी चेंज कर दिया, जैसे 10वें नंबर पे चेंज कर दिया था नॉइज़ ने, तो कैलकुलेट करेगा एट द रिसीवर साइड, जैसा हम कैलकुलेट कर रहे थे, कोई इस रूल का फॉलो करके पता लगा लेगा। मगर नॉइज़ ने अगर पैरिटी बिट को ही मॉडिफाई कर दिया ना, तो इट कैन बी कंपेयर्ड विद द रिलायबल कॉपी एंड इट कैन बी आइडेंटिफाइड। तो अगर पैरिटी बिट हिली है तो उसका भी पता लग जाएगा, क्योंकि रिलायबल कॉपी हम कोड वर्ड से पहले ही भेज दे रहे हैं। तो वो क्लियर हुआ हो, समझ में आया? चलो फिर।